So we'll start with a very quick recap of Fraunhofer diffraction due to single slit. तो कल हम लोगों ने डिफ्रैक्शन ये टॉपिक स्टार्ट किया था एंड एज यू रिमेम्बर डिफ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स या फिर एजेस ऑफ ऑब्स्टैकल और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू स्लिट एंड द एंटरिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज डिफाइंड एज डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन हमने दो टाइप के देखे थे, एक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ वेव फ्रंट का है। तो डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्टिंग सिस्टम मतलब या तो ऑब्स्टैकल होगा या स्लिट होगा या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होगा। तो डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे जो वेव फ्रंट आता है फ्रॉनहोफर में वो होता है प्लेन वेव फ्रंट, और स्क्रीन पे भी जो पहुंचता है वो होता है प्लेन वेव फ्रंट। And in case of Fresnel diffraction, the wavefront which is incident on diffracting system or the screen, they are spherical wavefront or cylindrical wavefront. अब plane wavefront अगर चाहिए तो practically diffracting system should be at effectively it should be at infinite distance from source and from screen. तो यहाँ पे the distance between diffracting system and the source, diffracting system and the screen ये क्या था, infinite था, और Fresnel में होता है finite। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग डिस्टेंसेस को इन्फिनाइट कर नहीं सकते, इसके लिए हम वहां पे दो लेंस यूज करते हैं, पेयर ऑफ लेंस टू कन्वर्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट इनटू प्लेन वेव फ्रंट, राइट। तो फ्रॉनहोफर में हम लोग दो लेंस यूज करते हैं, तो हमने कल डायग्राम में भी बताया था, तो वापस अभी मैं रिपीट करूंगा। फ्रॉनहोफर के केस में हम लोग दो लेंस यूज करते हैं, दोनों लेंस का काम एक ही है, टू कन्वर्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट इनटू प्लेन वेव फ्रंट। और फ्रेस्नेल में वी डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लेंस, क्योंकि वहां पे वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्लेन वेवफॉर्म में कन्वर्ट करना ही है। लास्ट एक्स्ट्रा डिफरेंस मैंने बताया था, अगर आपको लिखना हो तो डिफ्रैक्टिंग सिस्टम इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज अ सिंगल स्लिट एंड इन फ्रेस्नेल इट इज मल्टीपल स्लिट, जिसको तुम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हो। तो हमारा फोकस है पूरा का पूरा, वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो इन दिस केस व्हाट वी हैव इज वी हैव अ स्क्रीन, वी हैव अ सिंगल स्लिट समवेयर ओवर हियर। हमारे पास सिंगल स्लिट था यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल स्लिट है। इस स्लिट को मैं नाम दे देता हूँ ए बी, और जो स्लिट का विड्थ है उसको बोल देता हूँ स्मॉल ए, स्मॉल ए। और जो सेंटर ऑफ द स्लिट है उसको बोल देंगे सी। फिर यहाँ पे हमारे पास एक लेंस था, लेंस से पहले एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स विच इज इमिटिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब डाइवर्जिंग रेस। डाइवर्जिंग रेस को कॉन्वर्स मतलब पैरेलल बनाने का काम करता है लेंस। तो यहाँ पे जो रेज आ गए वो पैरेलल है, एंड यू नीड टू रिमेम्बर ये दिस दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी, ये जहां पे स्क्रीन को इंटरसेक्ट करेगा वो होगा सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो सारे रेस, जितने भी रे CP0 डायरेक्शन को पैरेलल है, वो सारे के सारे आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, अभी और एक लेंस चाहिए ना, मैंने इसलिए बताया कि पेयर ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड, दो लेंस लगते हैं, दो लेंस लगते हैं, दूसरा लेंस यहाँ पे है। तो आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, लेंस से पास होने के बाद ये जो रेज है जो CP0 को पैरेलल है, उनका कॉन्वर्जेंस होता है सेंटर पे, और दे आर ट्रैवलिंग सेम डिस्टेंस टू ट्रैवल द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो जितने भी रेज CP0 के डायरेक्शन को पैरेलल थे वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके सेंटर पे पहुंचेंगे। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना मतलब पार्ट डिफरेंस नहीं होना। तो पार्ट डिफरेंस नहीं होना मतलब बेसिकली होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सेंटर पे क्या बन रहा है, ब्राइट, तो ब्राइट बन रहा है, और सबसे ज्यादा ब्राइट है तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमम या फिर सेंट्रल मैक्सिमम, n इक्वल टू 0, राइट। तो जीरोथ ऑर्डर मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमम है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमको देखना था कि सेंटर छोड़ के किसी और पॉइंट P पे कोई और P पॉइंट है, वो ब्राइट है कि डार्क है, मतलब वहां पे मिनिमा है कि मैक्सिमा है। यहाँ पे ब्राइट को हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, और डार्क को हम लोग बोलते हैं मिनिमा। तो लाइट क्योंकि डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होना मतलब बेंड होना, तो लाइट का बेंडिंग होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखाते हैं, इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि लाइट नीचे की तरफ बेंड नहीं होता, लाइट हर डायरेक्शन में बेंड होता है और इक्वल अमाउंट से होता है। मतलब बेसिकली आइडिया ये है कि ये एंगल थीटा है, तो हर एक एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा है। गुड। उसके बाद
लेंस से पास होने के बाद मे बी इट विल रीच सम पॉइंट पी, तो लाइट विल रीच सम पॉइंट पी, और ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट मिनिमा है कि मैक्सिमा है हमको वो पता करना था। एंड एज यू रिमेम्बर, मिनिमा है कि मैक्सिमा है वो डिपेंड करता है पार्ट डिफरेंस पे। तो हम लोग पहले पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, लेकिन पार्ट डिफरेंस किसका, यहाँ तो अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन द स्लिट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ तो हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो हम लोग एक्सट्रीम रेस का पार्ट डिफरेंस देखते हैं। एक्सट्रीम मतलब लाइट कमिंग फ्रॉम ए एंड बी। और आपको मैंने बताया था कि अगर आपको पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है तो बेस्ट थिंग इज टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वन रे टू अनदर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके बाद पार्ट डिफरेंस होता ही नहीं, बिकॉज नाउ इट बिकम्स लाइक अ रेक्टेंगल, सो पैरेलल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दिया था मैंने ई। तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, बीई। बीई इज द पार्ट डिफरेंस। देन ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एंड इफ यू रिमेंबर ये एंगल था थीटा, ये थीटा एंगल है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है ए बी। हमको चाहिए पार्ट डिफरेंस, व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, बीई। क्या है, बीई। तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा मतलब क्या है, बीई। और अगर आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो ए बी ई, तो साइन थीटा इज बी अपॉन ए बी, बी अपॉन ए बी। तो बीई इज ए बी साइन थीटा, ए बी इज ए, तो ए साइन थीटा। ये आ गया आपका पार्ट डिफरेंस। बराबर, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। तो यू शुड रिमेंबर कि हमने यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें की बात की थी, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स। कौन से तीन इंपॉर्टेंट, सेंट्रल मैक्सिमम, वो तो हमारा हो गया ना, सेंट्रल मैक्सिमम हुआ कि नहीं हमारा, यस और नो, यस। तो सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे बनता है, पी जीरो पे बनता है, तो पहले ही मैंने बता दिया। जो भी रेस सीपी नॉट को पैरेलल जाएंगे वो लेंस से पास होने के बाद सेंटर पे कॉन्वर्स करेंगे बाय ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस। मतलब पार्ट डिफरेंस नहीं है रेज में, अगर पार्ट डिफरेंस नहीं है और ऊपर से एडिशनली जो प्रिंसिपल एक्सिस से रे पास होती है वो बेंड होती ही नहीं है, मतलब यहाँ पे जो ये सीपी जीरो खुद है ना वो तो बेंड होगा ही नहीं। तो मैक्सिमम लाइट विल रीच एट द सेंटर, एट द सेंट्रल मैक्सिमम। फिर वो छोड़ के मैं दूसरे पी पॉइंट की बात कर रहा था, अभी जो पी पॉइंट है वो या तो सेकेंडरी मिनिमम होगा, सेकेंडरी मिनिमम मतलब मिनिमम, ओके, या फिर सेकेंडरी मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम को भी यहाँ सेकेंडरी बोलते हैं या तो सिर्फ मिनिमा बोलते हैं, तो दोनों नाम यूज होते हैं। गुड। तो मिनिमा होगा या फिर सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, वो डिपेंड करता है पार्ट डिफरेंस पे। एंड एज यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कंडीशंस उल्टे हो जाते हैं। इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव के लिए मतलब ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस था एन लैम्डा, यहाँ पे मिनिमम के लिए पार्ट डिफरेंस आता है आपका एन लैम्डा, लेकिन पार्ट डिफरेंस कितना है, ए साइन थीटा। हमारे पास पार्ट डिफरेंस था ए साइन थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन से आपको मिल जाएगा ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। और अगर एंगल स्मॉल हुआ, साइन थीटा इज थीटा, तो ए थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, मतलब थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। तो थीटा एन, वेयर थीटा एन, एन स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। एंड रिमेंबर क्योंकि तुम मिनिमम की बात कर रहे हो और एन इक्वल टू जीरो ऑलरेडी करस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल मैक्सिमम, मैं चाहे तो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी ना, वो n की वैल्यू 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बेसिकली +-1 +-2 +-3। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स दोनों आ सकते हैं। अभी प्लस का मतलब सेंटर के एक साइड पे सेंटर के ऊपर, माइनस मतलब सेंटर के नीचे। तो ये सिमेट्रिक पैटर्न है, जो सेंटर के ऊपर होगा वैसा ही सेंटर के नीचे होगा, तो इसलिए दोनों वैल्यू यूज करते हैं हम लोग। तो देन एज यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पे कौन से पोजीशंस पे हमको मिनिमा मिल सकता है। तो मिनिमा का पोजीशन चाहिए, और ये एंगुलर पोजीशन है, डू नॉट फॉरगेट ये एंगल है थीटा। तो तुम ये एंगुलर पोजीशन फाइंड कर रहे हो, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज एंगुलर पोजीशन। तो कितने कितने एंगल पे आपको मिनिमा मिलेगा, प्लस माइनस लैम्डा बाई ए, +-2 लैम्डा बाई ए, +-3 लैम्डा बाई ए, एंड सो ऑन। उसके बाद हमको चाहिए सेकेंडरी मैक्सिमम। और इफ यू रिमेंबर मैंने आपको इसका रीजन बताया था कि कंडीशन उल्टी क्यों हुई। नॉर्मली जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो इंटरफेरेंस में होता है ब्राइट कंस्ट्रक्टिव, और डिफ्रैक्शन में होता है डार्क डिस्ट्रक्टिव। ऐसा क्यों था, बिकॉज जब तुम पाथ डिफरेंस की बात करते हो तो यहाँ पे हम लोग जब पार्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट डिफरेंस बिटवीन रेज कमिंग फ्रॉम ए एंड बी। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी अगर लैम्डा है
तो हम जब बोलते हैं कि डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग प्लस इंटरफेरेंस, मतलब बेंडिंग लाइट का होने के बाद इंटरफेरेंस पैटर्न बना, वो डिफ्रैक्शन होता है। लेकिन इंटरफेरेंस के लिए तो कम से कम दो वेव्स चाहिए। तो यहाँ पे कौन से दो वेव्स की बात चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है, अगर मैं स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक है अपर हाफ एसी, एक है लोअर हाफ सीबी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट हियर एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स। तो यहाँ पे अगर एक सेकेंडरी सोर्स है तो उसको करस्पॉन्डिंग लोअर हाफ में भी एक सेकेंडरी सोर्स है। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस किसका हो रहा है? लाइट कमिंग फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज इन द अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ द स्लिट। अगर एक्सट्रीम में, मतलब ए और बी में पार्ट डिफरेंस इफ इट इज लैम्डा, तो ए सी में कितना होगा? λ/2। सीबी में कितना होगा? मतलब अपर हाफ और लोअर हाफ में जो भी दो सोर्सेस है उनमें पार्ट डिफरेंस कितना होगा? λ/2। तो λ/2 मतलब डार्क था। इसके लिए अगर एक्सट्रीम रेस में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है एक्सट्रीम में, तो अपर और लोअर हाफ ऑफ द स्लिट से जो वेव आ रही है उसमें पार्ट डिफरेंस λ/2 है। दैट इज व्हाई वी से दैट इफ द पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेज इज n लैम्डा देन यू हैव मिनिमा इन दिस केस। यहाँ तक क्लियर? तो ये तो हमारा कल ही क्लियर हो गया था, अभी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू कनेक्ट दिस। सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए कंडीशन उल्टा होता है, मतलब पार्ट डिफरेंस इन दिस केस कितना होना चाहिए? 2n 2n+1 λ/2। वेरी गुड। लेकिन लेकिन पार्ट डिफरेंस हमको पता है कितना है? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा है। वेरी गुड। तो एज यू ऑलरेडी नो दिस, तो अब देयरफॉर ए साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2a, मतलब थीटा n इक्वल टू 2n+1 λ/2a। थीटा n क्यों लिखा? क्योंकि साइन थीटा इज थीटा फॉर स्मॉल एंगल। अज्यूम कर लिया एंगल स्मॉल है। तो दिस आर द पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास। इसमें अगर n की वैल्यू 1 हुई, 0 नहीं हो सकती, अगर n की वैल्यू 1 हुई, 1 तो क्या आएगा? 3 λ/2a। तो कहाँ कहाँ पे बना सेकेंडरी मैक्सिमा? फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा 3 λ/2a, सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर 7 λ/2a। तो ये थे आपके लोकेशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। n की वैल्यू 1 तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, n की वैल्यू 2 तो सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, n की वैल्यू 3 तो थर्ड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इफ यू लुक केयरफुली, इफ यू सी, what you will find is at the center, that is n equal to 0, you will always find प्रिंसिपल मैक्सिमम। उसके बाद इसके दोनों साइड पे, तो ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इट, ऑन द बोथ साइड यू विल हैव मिनिमा। मिनिमा आपका यह आएगा +λ/a, -λ/a नेगेटिव साइड पे, और यहाँ पे होगा +λ/a। करेक्ट। उसके बाद यू विल हैव सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ऐसा। ठीक है। वो कितने पे आया? हाँ, यहाँ पे आया वो -3 λ/2a, और फिर आया यहाँ पे प्लस, तो मैं अल्टरनेट लिख देता हूँ 3 λ/2a। तो टू जस्ट मेक इट लिटिल क्लियर, गुड। ऊपर जो लिखे हैं वो सेकेंडरी मैक्सिमास है, नीचे जो लिखे है वो मिनिमास है। इसके बाद वापस आ गया मिनिमा। मिनिमा -2 λ/a, और यहाँ पे +2 λ/a। उसके बाद वापस से आएगा सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा कितने पे आएगा? -5 λ/2a और +5 λ/2a। तो ऐसा अल्टरनेट चलता जाएगा। एंड एज यू कैन सी, किसी भी दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा है। λ/a और 2 λ/a, मतलब 1 और 2, तो उसका हाफ सेंटर 1.5, मतलब 3/2, तो 3/2 पे आया आपका, राइट। 2 λ/a और 3 λ/a, क्योंकि यहाँ पे 3 λ/a होगा, मतलब 2 और 3 का सेंटर 2.5, 5/2। तो ऐसा चलता जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द लोकेशंस ऑफ मिनिमास एंड मैक्सिमास, सेकेंडरी मैक्सिमास। तो ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। ऐसा क्लियर? यहाँ तक हमने कल ही देखा था, वी हैव जस्ट रिवाइज दिस
नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो अहेड। अब अगला जो है, वी वांट टू सी इंटेंसिटी डायग्राम। इंटेंसिटी डायग्राम मतलब मैंने आपको कल एक रफ आइडिया दे ही दिया था। यहाँ पे डिफ्रैक्शन के केस में सेंटर इज द ब्राइटेस्ट। तो अभी एक काम करते हैं, अभी तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे होता है वो दिखा देता हूँ, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ऑफ कोर्स। सेंटर पे क्या होता है? ब्राइटेस्ट, मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा। वेरी गुड। उसके दोनों साइड पे क्या होता है? मिनिमा। कौन से ऑर्डर का? फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, रिमेंबर दिस। उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी, राइट। उसके बाद क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। फिर क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके गुड, ठीक है। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ओके, गोइंग बैक हियर। तो ये है आपका प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये सिर्फ क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में निकाला गया है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी बोल लो, अलग अलग वेवलेंथ बोल लो, क्योंकि फिल्टर्स लगाते हैं हम लोग। जिनको नहीं पता बता देता हूँ मैं। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कलर्स विब्योर। फिर हम लोग अलग अलग फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्टर? फिल्टर करना। तो फिल्टर क्या करता है? बाकी सारे वेवलेंथ को ब्लॉक करता है, एक ही वेवलेंथ को अलाउ करता है। तो तुम अगर देखोगे, पहला वाला जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है वो 532 नैनोमीटर पे, मतलब 5320 एंगस्ट्रॉम, विच इज ग्रीन कलर। बाकी सारे वेवलेंथ को ब्लॉक कर दिया, सिर्फ ग्रीन कलर पास हुआ था, तो इसलिए आपको ग्रीन दिखेगा। वही सेम डिफ्रेक्शन पैटर्न, बट एट 670 नैनोमीटर, दैट इज 6700 एंगस्ट्रॉम, रेड कलर। तो इफ यू सी क्लोजली, और ये ओवरले है। ओवरले मतलब दोनों को कंबाइन करके बनाया हुआ, ओवरले बोलते हैं, ओवरलैप करना। तो इफ यू सी, सेंटर में सबसे मैक्सिमम दिख रहा है आपको, ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल, ये यहाँ पे दिख रहा है, सबसे ब्राइट, है ना? सबसे ब्राइट है ना यहाँ पे सेंटर पे। दिस इज प्रिंसिपल। उसके दोनों साइड पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। अब मिनिमा का प्रॉब्लम क्या है कि मिनिमा आपको एग्जैक्टली डार्क नहीं दिखता, क्योंकि जो सेंटर पे लाइट है ना वो डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है वो। लेकिन इफ यू सी, देयर इज वेरी लेस लाइट ऑन द बोथ साइड्स। फिर वापस से कौन है? मिनिमा। फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर उसके बाजू में कौन है? सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। फिर कौन है? सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अभी इंटेंसिटी भी तुमको दिख रहा होगा कि कम 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 होते जा रहा है। जैसे तुम सेंटर से दूर जाओगे तो इट स्टार्ट्स बिकमिंग फेंट। अब इसी को हमको ग्राफ पे ड्रॉ करके बताना है। तो वेरी इजी थिंग, बहुत ही सिंपल चीज है ये। तो एक काम करेंगे, मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं और एक दूसरा वाई एक्सिस ले लेता हूं। तो एक्स एक्सिस पे मैं प्लॉट करने वाला हूं एंगल थीटा। थीटा, क्यों थीटा? और क्योंकि मेरे को तो एंगल पता है ना, कौन से एंगल पे मिनिमा है और मैक्सिमा है। हमने ये क्या फाइंड किया? एंगल। इसलिए मैंने तभी तुमको बताया कि हमने जो ये पोजीशंस फाइंड की, ये एंगुलर पोजीशंस है, इन टर्म्स ऑफ एंगल, कितने कितने एंगल पे। तो ये जीरो एंगल हो गया। जीरो एंगल पे क्या बनने वाला है? प्रिंसिपल मैक्सिमम। उसके दोनों साइड पे कौन था? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। कितने कितने एंगल पे? लैम्डा बाई ए प्लस और माइनस, सही है। फिर उसके बाद क्या है? फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो उसके बाद क्या है? सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। सेकेंड ऑर्डर मिनिमा कितने पे है? 2 लैम्डा बाई ए। 2 लैम्डा बाई ए, और यहाँ पे आएगा -2 लैम्डा बाई ए। फिर आएगा आपका अगला मिनिमा आएगा 3 लैम्डा बाई ए, और यहाँ पे आएगा -3 लैम्डा बाई ए। तो ठीक है, मैं सिर्फ 3 मिनिमास तक ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, कहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है? सेंटर। तो इसलिए आप देखोगे ना, सेंटर पे आपको पीक दिखेगा, मतलब पीक दिखेगा सेंटर पे, मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर उसके दोनों साइड पे क्या था? मिनिमा। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये मिनिमा के पॉइंट्स है। तो पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू मिनिमा। मैंने तुमको बताया था कि मिनिमा एग्जैक्टली यहाँ पे, इफ यू सी डिफ्रैक्शन पैटर्न में, इज नॉट लाइक अ बैंड, दे आर जस्ट पॉइंट्स। तो देखो, दे आर जस्ट पॉइंट्स। मिनिमा आर ओनली पॉइंट्स, मोर और लेस। ओके। उसके बाद, उसके बाद क्या है? फर्स्ट ऑर्डर
सेकेंडरी मैक्सिमम। अभी सेकेंडरी मैक्सिमम जो है फर्स्ट ऑर्डर का, उसका इंटेंसिटी सेंटर से कम होगा कि ज्यादा होगा कि सेम होगा? कम होगा, कम होगा। वेरी गुड। तो कम होगा तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे तुम अगला ऐसा दिखाओ, लेकिन इंटेंसिटी कम दिखाओ। इंटेंसिटी क्या दिखाओगे? कम दिखाओगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही मिलेगा आपको। हो गया। उसके बाद दोनों साइड्स पे क्या आएगा वापस से? मिनिमा। तो यहाँ भी मिनिमा और यहाँ पे भी मिनिमा। बराबर। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, उसका इंटेंसिटी और भी कम होगा, तो उसका इंटेंसिटी और भी कम हो गया। ओके। ऐसा करते 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 you will see that the diffraction pattern is basically disappearing, fading away. तो ऐसा होता रहेगा। तो you will find something like this even further decreasing pattern, तो ऐसा चलता रहेगा। तो ये आ गया आपका इंटेंसिटी ग्राफ, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी अगेंस्ट एंगल। हो गया सिंपल। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अगले टॉपिक में समझ में आएगा, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो अभी हम वापस आएंगे इस इंटेंसिटी पैटर्न पे। अब अगला टास्क है हमारा टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। और ये बहुत काम की चीज भी है। मैं आपको इसका रियल लाइफ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि कहाँ यूज करते हैं। देखो ऐसा है, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन पैटर्न का हम यूज कहाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल let us say if I ask you to find out the distance between these 2 points, what will you do? Centimeter scale. Okay, you'll put a centimeter scale and measure a distance. सेंटीमीटर स्केल का 0 यहाँ सेट कर दोगे, यहाँ जितना भी आया, जो भी आया 9.8 10 जो भी आया वो, राइट। इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ लेट अस से पेंसिल। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको अभी वर्नियर कैलिपर यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट, पता है लीस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम, मतलब द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। जो सेंटीमीटर स्केल है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 mm। तो आप नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज करके 0.1 सेंटीमीटर से छोटा डिस्टेंस मेजर ही नहीं कर सकते। जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही रीडिंग में एक्यूरेसी और उतना ही एरर होता है। मतलब सेंटीमीटर स्केल का एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर है, एरर भी 0.1 सेंटीमीटर है। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यही एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मुझे ए और बी का डिस्टेंस चाहिए था, ये 0 मार्किंग है, यहाँ पे लेट अस से 9.7 है और ये 9.8। अब बताओ मेरे को कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यू कैन नॉट मेजर यूजिंग दिस स्केल, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। यहाँ तो हमारा आंसर 9.7 और 9.8 के बीच में जा रहा है, नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इज अ 2 स्केल सिस्टम, ज्यादा उसमें मैं बताऊंगा नहीं, बट यू जस्ट नीड टू नो कि वो 2 स्केल सिस्टम है। तो दोनों स्केल का यूज करके हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं। एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्यों यूज होता है? बिकॉज लीस्ट काउंट हमको और भी कम चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। उससे भी छोटा कुछ होगा अगर मेजर करना होगा तो स्क्रू गेज। स्क्रू गेज बेसिकली स्क्रू गेज कैन गो अप टू 0.001 सेंटीमीटर। उससे भी छोटा कुछ चाहिए तो स्पीरोमीटर है, इट कैन गो अप टू 0.0001 सेंटीमीटर। अगर मैंने आपको बोला कि आपका हेयर लाओ और उसका थिकनेस बताओ, तो योर हेयर दे आर सो थिन कि वहां ना तुम्हारा वर्नियर कैलिपर काम करने वाला है ना स्पीरोमीटर यूज काम करने वाला है, कुछ भी नहीं काम करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। इनडायरेक्ट। अब मेरे पास स्टैंड नहीं तो यही प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं ना, रिमेंबर डिफ्रैक्शन। क्या था डिफ्रैक्शन? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ऑब्स्टेकल, लाइट विल बेंड एंड एक पैटर्न मिलता है, जो पैटर्न तुमने अब भी देखा, ऐसा पैटर्न मिलता है। तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल हेयर का थिकनेस मेजर करना है, तो मैं हेयर लूंगा, उसके ऊपर लेजर लाइट इंसिडेंट करूंगा। फॉर्चुनेटली लेजर भी है मेरे पास। अगर एक स्टैंड होता तो डार्क रूम बना के यहीं पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हम लोग। तो व्हेन व्हेन दिस लेजर फॉल्स ऑन टू दिस हेयर, थिन हेयर,
हेयर एक्ट्स एज ऑब्स्टैकल, और उसके पीछे जो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर मतलब स्क्रीन पे मैंने ग्राफ पेपर लगा के रखा है, वहां पे तुमको मिलेगा ऐसा वाला पैटर्न। अब ऐसे पैटर्न में अगर अगर मैं यहाँ और यहाँ मार्किंग कर लूँ, मतलब मैंने क्या मार्क डाउन कर लिया, फर्स्ट मिनिमा ऑन बोथ साइड्स, बराबर, मतलब मुझे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मिल गया, ठीक, बराबर। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अभी फाइंड करना है हमको, लेकिन अगर तुमको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पता है तो तुम ऑब्स्टैकल का साइज फाइंड कर सकते हो, और ऑब्स्टैकल हमारे केस में कौन था, हेयर। इसका मतलब अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पता लग गया तो मैं हेयर का थिकनेस मेजर कर सकता हूँ। So that is why it is important that you should know how to find out width of central maximum of diffraction pattern. है ना clear? तो indirect methods of measuring very small distances, उसमें diffraction भी है। कहाँ पे हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और कहाँ उसका यूज कर रहे हैं, और फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, डोंट वरी, एक्सपेरिमेंट है ही तुमको ना, ऑफ कोर्स इफ दे हैव वर्किंग लेजर लाइट्स तो आप करोगे परफॉर्म। तो अभी ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है, तो इट्स सिंपल टास्क। ये है स्क्रीन और ये है सेंट्रल मैक्सिमम, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां मैंने वर्टिकल दिखाया था, वहां मैं हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूं। तो सेंट्रल मैक्सिमम, और सेंट्रल मैक्सिमम था लैम्डा बाई ए से लेके माइनस लैम्डा बाई ए तक, तो ये डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी पता है। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ द स्क्रीन एंड सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो जो स्क्रीन का सेंटर होता है वो सेंट्रल मैक्सिमा का भी सेंटर होता है। गुड, यहां तक क्लियर। देन ऑफ कोर्स हमारे पास यहां पे था एक स्लिट, तो ये है हमारा स्लिट, एंड एज यू सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम, हम स्लिट के एग्जैक्ट बाद क्या रख देते हैं, लेंस। तो यहां पे है लेंस, एंड ऑफ कोर्स स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस था कैपिटल डी। और अगर हमको पैटर्न बहुत शार्प और वेल डिफाइंड चाहिए, मतलब ऐसा दिखना चाहिए, शार्प दिखना चाहिए, तो उस केस में रिमेंबर, ये जो लेंस है ना, लेंस लेंस का फोकल लेंथ लेंस का फोकल लेंथ शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लेंस एंड द स्क्रीन। क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि अगर तुमको शार्प वेल डिफाइंड पैटर्न चाहिए, तो अगर इमेज बनता है फोकल लेंथ पे तो यू गेट गुड पैटर्न। तो ये लेंस लेंस से लाइट पास होके कहाँ जा रहा है, स्क्रीन पे। तो लेंस का फोकल लेंथ एफ, और इफ यू सी स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस डी, दे आर नियरली सेम। तो एफ और डी की वैल्यू लगभग लगभग सेम है, भूलना मत इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आगे काम में आएगा। तो याद रहेगा क्या, पक्का याद रहेगा, श्योर, 100%, गुड। तो यहां से जो लाइट आया, वो लाइट जो आया वो बेंड हुआ, वो बेंड होके यहाँ गया, और वो बेंड होके नीचे भी गया, दोनों साइड पे जाता है वो। तो ये जो डिफ्रैक्शन हुआ है वो दोनों साइड पे हुआ है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है। हमको क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ से कहाँ तक है, लैम्डा बाई ए से माइनस लैम्डा बाई ए तक। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इतना डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ, मतलब हाफ विड्थ, इसको बोलता हूँ मैं एक्स। अब आप बोलोगे हाफ विड्थ क्यों फाइंड किया, अरे अगर मैं फुल विड्थ फाइंड करने जाऊँ तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में लेता हूँ तो मेरे पास एडवांटेज है, मैं साइन थीटा कॉस थीटा यूज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ओनली हाफ विड्थ लिया। हाफ विड्थ क्यों लिया, क्योंकि हाफ विड्थ लेता हूँ तो ट्राइंगल है वो कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। है तक क्लियर। फुल विड्थ लेता हूं मैं अगर, तो एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, नहीं। तो मैं साइन कॉस के डेफिनेशन यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो इसके लिए हम लोग विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं, हाफ विड्थ पहले कैलकुलेट करते हैं। हाफ विड्थ कैलकुलेट किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, फुल विड्थ। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा बाय डेफिनेशन,
अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज अपोजिट हियर? एक्स। हाइपोटेन्यूज, अभी हाइपोटेन्यूज में पता नहीं तुमको? नहीं पता है क्या? नहीं पता? तो यहाँ पे अभी आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप बोल सकते हो, और वैसे हमने लिखा भी था, डिस्टेंस शुड बी, डिफ्रैक्टिंग सिस्टम से स्क्रीन तक का डिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज। इसका मतलब ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है डी, और जो हाइपोटेन्यूज बना है वो लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो। या तो तुमने बोलना दैट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज लार्ज, इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी। तो आप सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हो, या फिर एक्स बाय एफ भी लिख सकते हो, वो मैं आखिरी में करूंगा, बराबर। या फिर यू कैन से दैट द एंगल इज सो स्मॉल, और अगर आपको पता होगा ना, स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू सेम होती, थीटा होती है, थीटा ही होती है। और आपको पता होगा कि tan थीटा क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब x अपॉन डी। ऐसा भी चलता है। यहाँ तक क्लियर? गुड। दोनों में से कोई भी एक, एक। ये लिखने के बाद भी तुम वही बोलने वाले हो, एंगल स्मॉल है तो थीटा क्या होगा? एक्स बाई डी। इक्वेशन नंबर 1। गुड। लेकिन ये जो सेंट्रल मैक्सिमा बना था वो दो 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 फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच में बना है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। अब मैं जब सिर्फ ऊपर का ट्रायंगल देख रहा हूं तो मैं मिनिमा सिर्फ कौन सा लूंगा? पॉजिटिव साइड वाला। तो बट व्हाट यू नो इज, व्हाट इज थीटा? एन लैम्डा बाई ए। लेकिन यहाँ पे मिनिमा का ऑर्डर कौन सा है? 1। तो थीटा क्या हो गया? लैम्डा बाई ए। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, तो राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी सेम। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या मिल जाएगा तुमको? लैम्डा बाई ए इक्वल टू एक्स बाई डी। तो एक्स क्या मिल गया? लैम्डा डी बाई ए, बराबर। तो ये आ गया आपका हाफ विड्थ। हमको चाहिए था फुल विड्थ, मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए था। लेट अस कॉल दिस एज डब्ल्यू, फुल विड्थ डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू जो आएगा, ये डब्ल्यू फुल विड्थ जो आएगा, दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2x, तो 2 लैम्डा डी बाई ए। ये आ गया आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। क्लियर? मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ज्यादा कुछ किया नहीं हमने यहाँ पे। हमने सिर्फ इस इंटेंसिटी ग्राफ को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ड्रॉ किया है। हमारे हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। तो लैम्डा बाई ए और माइनस लैम्डा बाई ए, दीज आर द पोजीशंस ऑफ मिनिमास। हमको चाहिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो हम लोग पहले हाफ विड्थ निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अगर मैं फुल विड्थ के पीछे लगूंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो आई कैन नॉट अप्लाई साइन कॉस टैन, क्योंकि वो तुम स्ट्रिक्टली राइट एंगल ट्राइंगल के डिफाइन करते हो। इसलिए मैंने हाफ पार्ट ले लिया, मतलब मैंने हाफ विड्थ ले लिया। मैंने बोल दिया कि साइन थीटा इज एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट हाइपोटेन्यूज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी। या तो tan थीटा ले लो, फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। तो थीटा क्या मिल गया तुमको? एक्स बाई डी। लेकिन ये जो सेंट्रल मैक्सिमा इट इज फॉर्म बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास। तो पहला मिनिमा, मिनिमा कहाँ बनता है? एन लैम्डा बाई ए। तो पहला मिनिमा कहाँ बनेगा? लैम्डा बाई ए। तो थीटा इज लैम्डा बाई ए, थीटा इज ऑल्सो एक्स बाई डी। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, तो राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी सेम। तो एक्स मिल गया आपको लैम्डा डी बाई ए, हो गया। व्हाट इज विड्थ? 2 लैम्डा डी बाई ए। गुड। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर? तो दैट इज द एंड ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में इसके ऊपर तुमको कुछ भी नहीं है, राइट? नाउ यू हैव टू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज। मैंने तुमको कल बताया था कि यहाँ पे ना कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है लेकिन सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। इंटरफेरेंस इज ओनली इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग प्लस इंटरफेरेंस। पैटर्न लगभग सेम है, सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न में यू हैव ब्राइट डार्क बैंड ऑफ इक्वल विड्थ। विड्थ हमेशा सेम होता है, बराबर, करेक्ट। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ ज्यादा है और वो ब्राइटेस्ट है। उसके बाद
मिनिमास है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमास है, लेकिन सेकेंडरी मैक्सिमास आर ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो अभी आ जाते हैं बेसिक डिफरेंस पे। तो यहाँ पे एज यू कैन सी एक टेबल ही बना लिया है, और ये टेबल थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा आपको क्योंकि टेक्स्ट बुक के लिखने का तरीका ही वैसा है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक को एज इट इज फॉलो नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ ये रेफरेंस के लिए आपको यहाँ रखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि टेक्स्ट बुक में बोला क्या है। हम अपना अलग से फॉर्मूला लिख देंगे। तो एज यू सी फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, जैसे फ्रिंज विड्थ इज वन फिजिकल क्वांटिटी, देन nth ब्राइट फ्रिंज एंड nth डार्क फ्रिंज, बराबर है ना। इंटरफेरेंस हो या डिफ्रैक्शन हो, दोनों में फ्रिंजेस है, तो हमको फ्रिंज विड्थ चाहिए दोनों का। तो पहला फिजिकल पैरामीटर है फ्रिंज विड्थ। इंटरफेरेंस हो या डिफ्रैक्शन हो, दोनों में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, और दोनों ही केसेस में सिर्फ एक एक ब्राइट डार्क नहीं है, बहुत सारे हैं, मल्टीपल। तो मैंने किसी भी एक nth ब्राइट फ्रिंज और कोई भी एक n डार्क फ्रिंज ले लूंगा, और उसका क्या क्या पैरामीटर वो देखेंगे। अभी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज में क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हमको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर what was the phase difference for bright, 2n pi, है ना। तो nth ऑर्डर ब्राइट इन इंटरफेरेंस, nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज इन इंटरफेरेंस, उसका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो हम लोग फेज डिफरेंस की बात कर सकते हैं, राइट। किसमें, YDSC में, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न में, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में, दोनों ही जगह पे हमको पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस कितना है। मैं बताऊंगा वन बाय वन। आई विल जस्ट राइट चेंजेस हियर इटसेल्फ, टेबल में कर लेंगे। दूसरा, डू यू रिमेंबर हमने इंटरफेरेंस में ब्राइट पॉइंट्स या ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ कहाँ बने इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लिखा था, x इक्वल टू, याद है क्या, सेंटर से कितने कितने डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंजेस बने, इसका एक फॉर्मूला लिखा था हमने, x इक्वल टू n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, n लैम्डा डी बाई डी। तो देखो दूसरा क्या लिखा हुआ है, फिलहाल एंगुलर पोजीशन छोड़ दो, फिलहाल आ जाओ लास्ट पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। सेंटर से आई हैव टू ड्रॉ, मैं एक काम करता हूँ, आप लोग भूल गए, क्यों भूल गए वो तो नहीं समझ में आया मेरे को, पर भूलना नहीं चाहिए था, तो अभी याद दिला देता हूं मैं आपको कि आपने क्या नहीं भूलना चाहिए था। अभी ध्यान दो, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारा हुआ है सब, एंड यू हैव स्टार्टेड ऑलरेडी फॉरगेटिंग। ये कौन सा पैटर्न है, डिफ्रैक्शन। अभी फिलहाल के लिए टेम्पररीली मैं दोनों का सेंटर सेम जगह पे दिखा रहा हूं फिलहाल, ओके। सफिशिएंट इनफ। ये कौन सा पैटर्न है, हाँ बस इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न, दो पैटर्न है हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है क्या, पक्का पक्का क्या, श्योर श्योर। ये सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न है और ये सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न है। अगर मुझे कोई भी nth ब्राइट मान लो, ये nth ब्राइट फ्रिंज है, मुझे अगर इसका सेंटर से डिस्टेंस चाहिए तो वो होता है n लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ऐसा आता है ना। एज आई टोल्ड यू, या तो तुम सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करो, या तो तुम एंगुलर पोजीशन फाइंड करो। जैसे यू आर सिटिंग इन कॉलम्स, बराबर, मैं सेंटर पे हूं, मैं बोल सकता हूं कि कॉलम नंबर 3 सेंटर से इतने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर पे एग्जाम्पल। मैं ये भी बोल सकता हूँ कॉलम नंबर 3 सेंटर से 3 डिग्री पे है। तो आई कैन राइट डाउन द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट इधर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो समझ में आया ऊपर ये एंगुलर पोजीशन क्या लिखा हुआ है। और मैं वही बता रहा हूँ आपको,
अगर आपको डिस्टेंस से एंगल में जाना हो, कहां से कहां, डिस्टेंस से एंगल में जाना हो, तो कैपिटल डी गायब कर दो, बन गया। देखो है क्या, है ना। और अगर आपको एंगल से डिस्टेंस में जाना हो तो डी को लिखो, राइट। यहां तक क्लियर, राइट। तो चार चार प्रॉपर्टीज nth ब्राइट या nth डार्क के लिए, दोनों ही केसेस में, दोनों मतलब इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में, कौन से चार है? फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, एंगुलर पोजीशन एंड डिस्टेंस। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, एंगुलर पोजीशन एंड डिस्टेंस। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, एंगुलर पोजीशन एंड डिस्टेंस। अभी ये याद रख लेना, यहां तक क्लियर। अभी मैं पहले सिर्फ nth ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूं फॉर YDSC। YDSC, तो व्हाट वाज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बताओ पहले, जल्दी बोलो। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, तो है क्या यहाँ पे एन लैम्डा? यस। और अगर मैं कंस्ट्रक्टिव को फेज डिफरेंस में लिखूं तो क्या होगा? 2n पाई, है क्या 2n पाई? यस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ nth पोजीशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम द सेंटर? एन लैम्डा डी बाई डी, दिख रहा है आपको? एन लैम्डा डी बाई डी, एन लैम्डा डी बाई डी। लेकिन अगर आपको याद होगा कि लैम्डा डी बाई डी ये होता है फ्रिंज विड्थ, जिसको तुम बोलते हो एक्स या फिर बीटा, यहाँ पे उसको बोला है डब्ल्यू। तो इन टर्म्स ऑफ विड्थ क्या आएगा? एन डब्ल्यू। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? पक्का। एंगुलर पोजीशन फाइंड करना होगा तो सिर्फ क्या करोगे? कैपिटल डी गायब कर दोगे, तो देखो है बराबर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो कंस्ट्रक्टिव होता है, इंटरफेरेंस में जो कंस्ट्रक्टिव होता है, डिफ्रैक्शन में वो क्या होता है? मिनिमा। तो ये चारों उठा के यहां लिख दो, दिख रहा होगा, दिख रहा है ऐसा? आया ध्यान में? है कि नहीं सेम? तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि तुमको अगर डिफ्रैक्शन के फॉर्मूला याद नहीं है, याद रखने भी नहीं है, तुम अननेसेसरी खुद का टाइम वेस्ट करते हो। तुम सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद रखो, कंडीशन उल्टे कर दो। अभी बताओ कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस कितना था? 2n+1। तो यू विल फाइंड हियर 2n+1 लैम्डा बाई 2, है ना। देखो लिखा हुआ है, वही है। आई एम कमिंग टू दैट। इन्होंने क्या लिखा? n-12। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया? 2n-1/2, बाई 2 को बाहर कर दो, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2। लेकिन मैंने क्या क्या बताया था आपको? अगर आप n यूज कर रहे हो तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, और m यूज कर रहे हो तो, हाँ, तो इन्होंने नोटेशन कर दिया गड़बड़। तो या तो इन्होंने बीच में प्लस लिखना चाहिए था, अगर नहीं लिखा तो इसको m लिखना चाहिए था। ओके, तो इन्होंने क्या किया? n की वैल्यू 1 से स्टार्ट की, लेकिन बताना भूल गया कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट की। तो यू शुड डू इधर ऑफ द टू थिंग्स, या तो यहाँ पे प्लस कर दो, चलता है, कोई बात नहीं। आ गया, राइट। ये क्या है? पार्ट डिफरेंस। डू यू रिमेंबर डिस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस क्या था? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, मतलब 2m+1 कि 2m-1? 2m-1 पाई। अगर n के टर्म्स में लिखोगे तो 2n+1 पाई। वापिस सेम गड़बड़। देखो n-12 इंटू 2 पाई, 2n-1/2 इंटू 2 पाई, 2 कैंसल। तो इधर भी लिखने का तरीका चेंज करके रखा है, मतलब गड़बड़ा के करके रखा है सब कुछ। So they are writing in a way that you get confused, but you should make your concept so clear that you should never be confused. हो गया? उसके बाद what was the distance of nth, या फिर I would say mth dark from the center? 2m-1 lambda d by 2 भी था साथ में, 2m-1 lambda d by 2 भी। ओके, तो इधर भी वही है, सेम देख लो। 2n-1/2, तो ये 2 वहां दे दो, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा। ओके, बराबर, करेक्ट। अगेन द सेम मिस्टेक, आई विल पुट अ प्लस। हो गया, करेक्ट। अगर मुझे डिस्टेंस की जगह पे एंगुलर चाहिए तो कैपिटल डी गायब कर दिया, देखो कर दिया गायब, यस, और बीच में आएगा प्लस।
जो यहाँ पे किसमें इंटरफेरेंस में डिस्ट्रक्टिव का है वहां पे वो मैक्सिमा का है। तो ये चारों सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। इधर देखो, इधर प्लस प्लस लिखा है अच्छे से, इधर माइनस लिखा, उधर प्लस लिखा। गुड, राइट, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब आ जाते हैं सिर्फ फ्रिंज विड्थ पे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ब्राइट बैंड डार्क बैंड। इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ ब्राइट हो या डार्क हो हमेशा रहता है सेम, और वो होता है लैम्डा डी बाई डी। तो लैम्डा डी बाई डी। और डिफ्रैक्शन में तो हमने अभी देखा, व्हाट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम, 2 लैम्डा डी बाई ए। सिर्फ ए को स्मॉल डी लिखा है, लिखा है, करेक्ट, राइट। तो सेंट्रल का कितना है, 2 लैम्डा डी बाई ए। यहाँ पे लैम्डा डी बाई ए लिखा है, और आगे लिखा है, क्या लिखा है आगे, एक्सेप्ट फॉर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल के लिए लिख रहे हो तो सिर्फ एक 2 लिखोगे, मतलब सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ बाकी सबसे डबल साइज का है। बाकी सबका लैम्डा डी बाई ए है, सेंट्रल का कितना है, 2 लैम्डा डी बाई ए। इवन दो तुमको दिखेगा नहीं पैटर्न में ऐसा, लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि मैंने तभी बोला कि ब्राइट जहां पे लाइट ज्यादा है ना, मतलब मैक्सिमम है ना, वो डिफ्यूज होता है। तो आइडियली स्पीकिंग यहाँ पे विड्थ इंटरफेरेंस में या डिफ्रैक्शन में सेम है, सिर्फ सेंटर को छोड़ के। है क्लियर, पक्का पक्का, गुड। तो अभी आ जाते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, विच इज रेलिक्स क्राइटेरिया। अभी रेलिक का क्राइटेरिया क्या है पहले वो समझ लेते हैं, इट्स वेरी गुड टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा रेलिक्स क्राइटेरिया। नेक्स्ट टॉपिक इज रेलिक्स क्राइटेरिया। अभी रेलिक्स क्राइटेरिया क्या है देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब आप बोलेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये क्या नया ऑप्टिक्स है, कौन सा नया ऑप्टिक्स है ये, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, अगर मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज भी बनता है पॉइंट। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये तो आप लोगों ने 11 में किया ही है। मेरे पास मान लो एक लेंस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका भी एक इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स थे, कौन से, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट है तो इमेज भी क्या है, पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अ ज्योमेट्रिक पॉइंट। सही, राइट। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो होता क्या है फिर, होता ऐसा है, होता ऐसा है कि यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट नहीं बनता, वो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। क्या बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। और उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर पे सबसे ब्राइट एक डिस्क बनता है। क्या बनता है, सेंटर में एक ब्राइट डिस्क बनता है, उसको बोलते हो एरीज डिस्क। क्या बोलते हैं उसको, एरीज डिस्क। क्या बोलते हैं उसको, एरीज डिस्क। रिमेंबर, इन प्रैक्टिस, when the beam of light from a point source passes through objective of an optical instrument with the lens acting like a circular aperture, it produces a diffraction pattern. तो क्या बनता है वहां पे, डिफ्रैक्शन पैटर्न। व्हाट इज डिफ्रैक्शन पैटर्न, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और सेंटर में क्या होता है, ब्राइटेस्ट। तो इफ यू सी द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज अ ब्राइट डिस्क एट द सेंटर known as Aries disk surrounded by अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क। तो सेंटर ब्राइट है तो फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, विथ इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखाया। एक केस में आप देखोगे सेंटर में ब्राइट है, और एक में देखोगे सेंटर में डार्क है। इन दोनों को बोलते हैं न्यूटन्स रिंग्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन्स रिंग्स। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये भी आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट करते हो, खुद प्रोड्यूस करते हो, और वेरी चैलेंजिंग, जल्दी नहीं होता ये। You will not be able to find this pattern very easily. माइक्रोस्कोप में आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। एनीवेज, अब है ऐसा, सपोज मेरे पास ग्लास स्लैब है, यू नो ग्लास स्लैब इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली रिफ्रैक्टिंग। तो अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो पार्शियल लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, और पार्शियल लाइट, तो एक पैटर्न बनेगा ड्यू टू ट्रांसमिशन, एक बनेगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन।
अगर ट्रांसमिटेड लाइट में सेंटर पे ब्राइट है, सेंटर पे क्या है, तो सारा लाइट तो वहां चले गया, तो रिफ्लेक्टेड में सेंटर में कुछ जाएगा क्या, नहीं। तो अगर ट्रांसमिटेड में सेंटर में क्या है, ब्राइट, तो रिफ्लेक्टेड में क्या होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई अल्टरनेट, है ना। तो यहाँ सेंटर ब्राइट है, देखो लिखा हुआ है ट्रांसमिटेड लाइट, न्यूटन्स रिंग ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, सारा एनर्जी इधर चला गया तो रिफ्लेक्शन में कुछ गया नहीं, तो वहां पे क्या बनेगा, डार्क। ब्राइट के बाद क्या है, डार्क रिंग, यहाँ पे क्या है, ब्राइट रिंग। तो दोनों सेम ही चीज है, और ये दोनों के दोनों पैटर्न एक सेम एक्सपेरिमेंट के पैटर्न है, सिर्फ एक में तुम देख रहे हो ट्रांसमिटेड में और एक में देख रहे हो तुम रिफ्लेक्टेड में। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनना चाहिए था पॉइंट, लेकिन बनता नहीं, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। और जैसे तुम डिफ्रैक्शन पैटर्न सुनोगे, सेंटर इज द ब्राइटेस्ट, देन यू हैव डार्क मतलब मिनिमा, देन यू हैव ब्राइट सेकेंडरी मैक्सिमा, देन डार्क, ऐसा ही होता है वो। सिर्फ यहाँ पे जो पैटर्न बनता है ना, वो ऐसा लीनियर पैटर्न नहीं है, वो सर्कुलर रिंग के शेप में है, उसको आप बोलते हो न्यूटन्स रिंग्स, बराबर। तो सेंटर इज द ब्राइट डिस्क विच इज कॉल्ड एज एरीज डिस्क सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, और जो ब्राइट रिंग्स है वो दे आर ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। अब अगर मेरे पास एक की जगह पे दो पॉइंट सोर्सेस हो, एक की जगह पे मेरे पास अगर दो पॉइंट सोर्सेस हो, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, एक की जगह पे दो पैटर्न बनेंगे। तो इफ आई हैव टू पॉइंट सोर्सेस इंस्टेड ऑफ वन, आई विल एक्सपेक्ट टू डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट। So if there are two point sources lying close to each other, then two diffraction patterns are produced. तो वही यहाँ दिखाया है मैंने, दो सोर्सेस है A और B, the difference distance between A and B is small d, इनके दो पैटर्न बने डिफ्रैक्शन पैटर्न A डैश एंड B डैश, राइट। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। अब इंटरेस्टिंगली बहुत बार ऐसा होगा कि पॉइंट सोर्सेस तो दो थे, लेकिन तुमको पैटर्न एक ही दिख रहा है, वो कब, when they coincide, overlap, बराबर, यहाँ तक क्लियर। तो यू हैव टू पॉइंट सोर्सेज विच मीन्स यू शुड हैव two diffraction patterns, but if the distance between the 2 point sources is very small, then you may not see two different patterns, you will see only one। तो तुम इन दोनों पॉइंट सोर्सेज का डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, और एक चीज ऐसा आता है कि जहां पे आपको दो पैटर्न जस्ट सेपरेटेड दिखेंगे, क्या दिखेंगे, जस्ट सेपरेटेड, इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, जस्ट रिजॉल्व, ठीक है। फिर तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे और बढ़ाओगे तो पैटर्न पूरे सेपरेट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं वेल रिजॉल्व, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वेल रिजॉल्व, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अनरिजॉल्व, अनरिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व, अनरिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व। अभी याद रखना, तो ये जस्ट रिजॉल्व या फिर वेल रिजॉल्व या फिर अनरिजॉल्व किस पे डिपेंड करेगा, distance between the two sources, the minimum distance between the two sources for which the two patterns are just resolved is called as limit of resolution, क्या बोलते हैं, limit of resolution, बराबर, याद रहेगा। तो coming back to Rayleigh criteria, very important, बहुत काम की चीज है, इसलिए ये आपको पता होना ही चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो what you will see here is these two diffraction patterns may or may not be seen as two separate distinct objects due to overlapping of their diffraction patterns. The smallest angular or linear, अभी angular और linear separation क्यों बोला, अगर मैं माइक्रोस्कोप यूज कर रहा हूं तो मैं A और B पॉइंट सोर्सेस को सेपरेट कर सकता हूं और मैं डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, बराबर, राइट। तो वहां पे तुम स्मॉलेस्ट लीनियर सेपरेशन मेजर करते हो, लीनियर मतलब डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं टेलीस्कोप यूज कर रहा हूँ और मैं दो स्टार्स को देख रहा हूँ विच आर फार अवे फ्रॉम मी, कैन आई मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स, व्हाट डू आई मेजर, एंगल, इसलिए क्या बोला है, एंगुलर। तो एंगुलर टेलीस्कोप के केस में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आप जब डिफाइन करते हो, माइक्रोस्कोप के केस में वो लीनियर होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में वो दोनों ऑब्जेक्ट आपके बहुत ही पास में है एंड यू कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू ऑब्जेक्ट्स। लेकिन फॉर टेलीस्कोप
यू कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स। तो वहां पे क्या मेजर करते हो, एंगल। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं ना दो स्टार को, तो वी कैन से कि ये दोनों स्टार ने मेरे आंखों पे एंगल कितना बनाया, दैट आई कैन मेजर। जो भी होगा आर्क सेकंड्स में होता है वैसे नॉर्मली। So the smallest angular or linear separation between the 2 point objects at which they appear to be just resolved is called as limit of resolution of the instrument. टेक्स्ट बुक में गलती है, वहां पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर बोल दिया है नोट्स में। बोला क्या ऐसा है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ ना वहां पे। तो रिजॉल्विंग पावर लिखा होगा वो हटा दो। रिजॉल्विंग पावर इसका रेसिप्रोकल होता है, किसका, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। So what is limit of resolution? The smallest angular or linear separation between the 2 point objects at which they appear to be just resolved is called as limit of resolution. Or resolving power is the reciprocal of limit of resolution. Good. अब हमको समझ में तो आ गया कि just resolved होगा तो हम उस डिस्टेंस को बोल देंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लेकिन एग्जैक्टली जस्ट रिजॉल्व मतलब क्या? तो डू यू रिमेम्बर, मैंने अभी इंटेंसिटी डायग्राम ड्रॉ किया था, अभी हमने किया था क्या इंटेंसिटी डायग्राम ड्रॉ किया था ना? ठीक है, तो आई वुड वांट टू नो, ये जो पैटर्न्स की हम लोग बात कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है कि नहीं? अभी अभी आज के लेक्चर में हमने डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी डायग्राम देखा, डू यू सी, याद है ये? तो यू मस्ट रिमेंबर कि सेंटर में सेंट्रल मैक्सिमा है, दोनों साइड पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास है। अब ये वेल रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व, अनरिजॉल्व और जस्ट रिजॉल्व का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो यू विल हैव टू डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, यू विल हैव टू डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, मतलब यू विल हैव टू इंटेंसिटी डायग्राम्स। पहले का पहला इंटेंसिटी डायग्राम और दूसरे का दूसरा, तो हमारे पास दो इंटेंसिटी डायग्राम्स है, एग्री? बराबर, क्योंकि दो पॉइंट सोर्सेस से तो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो दो इंटेंसिटी ग्राफ है। अब इसको तुम जस्ट रिजॉल्व कब बोलते हो? जब किसी भी एक सेंट्रल मैक्सिमा, किसी का भी एक का, किसी का भी एक का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के पहले मिनिमा के साथ ओवरलैप हो जाए। किसी भी एक का सेंट्रल मैक्सिमम का सेंटर, मैं धीरे धीरे वर्ड्स ऐड करूंगा तो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। किसी भी एक पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमम का सेंटर दूसरे के पहले मिनिमा के साथ ओवरलैप हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग जस्ट रिजॉल्व। तो अगर ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल यू सी, पहले पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम का सेंटर, पहले पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम का सेंटर दूसरे के फर्स्ट मिनिमा के साथ ओवरलैप हो गया, इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। बराबर, करेक्ट, यहां तक क्लियर? तो ये जस्ट रिजॉल्व है। लुक, डू यू सी, दिख रहा है यहाँ पे, एक का सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर और दूसरे का फर्स्ट मिनिमा क्या हो गया, ओवरलैप। इसको क्या बोलते हो, जस्ट रिजॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? अब फॉर योर रेफरेंस इस डिस्टेंस को एक नाम दे देते हैं, लेट अस से एक्स, सम नेम, बराबर। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सेकंड कितना है, एक्स है। कितना है, एक्स है। और एक काम करते हैं, किसी भी एक के सेंट्रल मैक्सिमम से, रिमेंबर दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एक के सेंट्रल मैक्सिमम से उसी के खुद के पहले मिनिमम तक, किसी भी एक के सेंट्रल मैक्सिमम से उसी के खुद के पहले मिनिमम तक जो डिस्टेंस हम क्या बोल देंगे, y। सही है। व्हाट इज x? द डिस्टेंस बिटवीन centers of central maximums of two pattern. What is y? The distance between center of central maximum and first minimum. बराबर। तुमको उल्टा करना तो उल्टा करो, क्यों? क्योंकि तुमने जब विड्थ फाइंड किया था तो उसको x बोला था। तो एक काम करो, क्योंकि तुम कंफ्यूज नहीं होना है इसके लिए एक काम करते हैं, इसको x बोल देता हूँ, उसको y बोल देता हूँ, चलेगा ना? हमने अभी तो देखा, ठीक। अगर y इक्वल टू एक्स आ गया
y इक्वल टू एक्स आ गया, क्या मतलब होता है उसका? एक पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमम का सेंटर दूसरे के पहले मिनिमम के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो x इक्वल टू वाई आ गया, मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर जस्ट रिजॉल्व, दिस इज कंडीशन फॉर, तो वही ड्रॉ किया मैंने, सेम चीज है, बराबर, राइट। तो ये आ गया जस्ट रिजॉल्व। अब ये सोचो कि वेल रिजॉल्व कब क्या होगा और अनरिजॉल्व क्या होगा। वेल रिजॉल्व मतलब बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट वेल रिजॉल्व, तो वेल रिजॉल्व में क्या आना चाहिए? तो वेल रिजॉल्व में क्या आना चाहिए? थिंक, थिंक क्या आना चाहिए वेल रिजॉल्व में? वेल रिजॉल्व में, वेल रिजॉल्व में जो y की वैल्यू थी, व्हाट इज y? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमम, राइट। ये x से ज्यादा हो, व्हाट इज x? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर सेंट्रल मैक्सिमम टू द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द सेम पैटर्न, उसको बोलोगे वेल रिजॉल्व। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है ना? यस। ये डिस्टेंस क्या बोला था तुमने? y। और ये डिस्टेंस क्या था? कलर चेंज कर लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या था? दिस डिस्टेंस वाज x। तो एज यू कैन सी यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x। तो देखो क्या बोला है आगे, see what they are telling you is, देखो क्या बोला है, the two objects are said to be well resolved if the separation between the central maximum of the two objects is greater than the distance between central maximum and the first minimum of any of the two objects। दोनों में से किसी भी एक का सेंट्रल मैक्सिमा और खुद के ही फर्स्ट मिनिमा तक का जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा होना चाहिए। क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हो वेल रिजॉल्व। देखो ये और यहाँ पे जो दिखाया ये दे आर सेम। तो व्हाट विल बी अनरिजॉल्व्ड? y इज लेस देन x, दैट विल बी अनरिजॉल्व्ड। तो अनरिजॉल्व का जो केस होगा ना, अनरिजॉल्व का जो केस होगा दैट इज y लेस देन x का होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो the two objects are said to be unresolved if the separation between the central maxima of two objects, मतलब y is less than the distance between the central maxima and the first minima of any of the two objects। यहाँ तक क्लियर? तो y is less than x। तो अभी just resolved the distance between central maxima of the two is equal to the distance between center of central maxima to the first minima of any of the two, मतलब y equal to x। well resolved the distance between central maxima of the two is greater than the distance between center of central maxima and first minima of any, मतलब y is greater than x। और unresolved the distance between central maxima of the two is less than the distance between center of central maxima and first minima of any of the two, मतलब y is less than x। इसको बोलते हैं अनरिजॉल्व। अनरिजॉल्व में तुमको एक ही पैटर्न दिखेगा, वेल रिजॉल्व में तुमको जस्ट दो पैटर्न सेपरेट होते हुए दिखेंगे, और वेल रिजॉल्व में तुमको एग्जैक्टली दो पैटर्न दिखेंगे। तो मैंने तीनों यहां दिखाया है। लुक ए, इमेज ए, यू सी इट इज जस्ट रिजॉल्व, कि तुमको अभी जस्ट दो पैटर्न दिखने लगे। और दूसरे केस में यू हैव वेल रिजॉल्व, कि यू कैन आइडेंटिफाई कि यार एग्जैक्टली दो पैटर्न है यहाँ पे। और थर्ड केस इज अनरिजॉल्व, यू सी ओनली वन पैटर्न। क्लियर? गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं।